हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, धातु और अधातु। उसके हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ हेडिंग लिया है, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को शिकायत यह है कि आप लोग जो है काफ़ी केमिस्ट्री का नहीं चेक करा रहे हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करें, उसको काफ़ी चेक कराएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी से प्रश्न बनने वाले हैं। इससे बाहरी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। आप देख लीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है धातु कर्म। क्या हम पढ़ेंगे? धातु कर्म किसे कहते हैं। अब नाम है धातु कर्म, यानी धातु मतलब धातु ही है, और कर्म मतलब जो हम कार्य करते हैं, यानी जो हम क्रिया करेंगे उसमें। तो धातु कर्म किसे कहेंगे? तो धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कासित करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। जो भी हमारे क्या अयस्क मिलते हैं पृथ्वी से, जो हम खनिज पदार्थ लाते हैं उसका निष्कर्षण करते हैं, तो वही बोला जा रहा है कि धातु कर्म क्या है। तो धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कासित करने की जो विधि है, उस विधि को ही क्या कहा गया? धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म के अंतर्गत जो है निम्न बातें ध्यान दी जाती हैं, उसके अंतर्गत ही धातुओं को निष्कासित किया जाता है। तो लिखेंगे नीचे, ठीक है। धातु कर्म में निम्न प्रकार के, ठीक है, प्रक्रम प्रयोग में लाए जाते हैं। धातु कर्म में निम्न प्रकार के प्रक्रम प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला क्या है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क क्या कहते हैं? सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अयस्क है उसमें से अशुद्धियों को दूर करना है और उसमें धातुओं की मात्रा को क्या करना? बढ़ाते जाना। उसी को कहेंगे सांद्रण। उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, अशुद्धियां निकलती जाएंगी, और जो उसमें धातु उनकी सांद्रता करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उनकी मात्रा उसमें अधिक होती जाएगी। तो उसी को हम कहेंगे सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण होता है पहला सिस्टम। उसके बाद जो है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड का फिर आप चयन करते हैं। उसके बाद धातु का परिशोधन, उसमें धातु को हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, यानी हमारे पूर्ण रूप से क्या होता है? शुद्ध रूप से धातु प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? धातुओं को निष्कर्षित करते हैं। यही विधि क्या होता है? धातु कर्म होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या है इसको जानेंगे। अब अयस्क सांद्रण को भी तीन भागों में विभक्त किया गया है, यानी तीन भागों में समझा जा सकता है, तीन भागों में। तो अयस्क सांद्रण जो है निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहला कौन सा विधि होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में धातु जो अयस्क है, इस विधि में अयस्क को चूर्णित किया जाता है, यानी उसको खूब महीन जो है पीस लिया जाता है, और उस पीसे हुए अयस्क को जल की धारा में बहाते हैं, जिसके कारण गलनीय अशुद्धियां जल में गलकर बाहर निकल जाती हैं तथा भारी हमारे अयस्क तली में नीचे बैठ जाते हैं। तो इस विधि को हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका क्या होता है, ऐसे ढलानुमा, ऐसे ढाल होता है, और यहाँ पर हमारा एक टैंक रहता है। टैंक, ऐसे हमारा एक टैंक रहेगा। अब इस टैंक में ऐसे देखिएगा, ऐसे ही होता है सिस्टम। ये हमारा हो गया। अब इस टैंक में क्या होगा कि हमारे जो है चूर्णित अयस्क होंगे। जैसे हमने इसमें क्या किया था, चूर्ण उसको लाया, उसको खूब पीटा, पीटने में कुछ मिट्टियाँ उसमें झड़ गई, निकल गई, लेकिन कुछ उसमें क्या है, धातु में हमारा मिट्टी या जो भी धूल कड़े रेत उसमें चिपके हुए हैं। फिर उसको हमने पीट के क्या किया, जल लिया पानी, और पानी में चूर्णित अयस्क को हमने डाल दिया। जैसे ही डाला, इसमें चूर्णित अयस्क हमारे आया, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें पानी डालता गया, हमने पानी खूब गिराया। अब ये पानी के साथ साथ इसमें शुद्धियाँ जो थी वो क्या गई, गल गई। और गले जैसे ही पानी जो है ऊपर उठने लगा, जैसे ही पानी उठा तो पानी के साथ ही हमारा शुद्धियाँ थी क्या हो गई, बह के चली गई। और जो हमारा भारी जो अयस्क था वो नीचे तली में बैठ गया, क्योंकि वो जो है बह के नहीं जा सकता। सिंपली आप घरों प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो जो बहुत से लोग जो धान भिगोते हैं, भिगोने के बाद देखते हैं जो भारी हमारे धान होते हैं नीचे जाके बैठ जाते हैं, और जो हल्के धान होते हैं वो सीधे का पानी के ऊपर तैरते हैं, और पानी डालेंगे तो सीधे का जाती हैं, बाहर निकल जाती है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ अशुद्धियाँ हमारी क्या होती है, निकल जाती हैं। अब जो हमारा इसमें धातु बचेगा वो क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। अशुद्धि कुछ निकल गई और धातु की मात्रा धीरे धीरे उसमें क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, तनि सांद्रता उसकी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। अब उसका दूसरा स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया है कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि हम अयस्कों को चूर्णित करके जल की धारा में बहाते, जिससे हमारे गलनीय जो अशुद्धियाँ होती हैं पानी के साथ या जल के साथ बह के क्या होती हैं, चली जाती हैं, और भारी जो ऑक्साइड होते हैं, भारी जो हमारे क्या होते हैं अयस्क होते हैं, वो तली में बैठ जाते हैं।
फिर अगला प्रोसेस क्या, दूसरा विधि है झाग पलवन विधि। दूसरा विधि क्या है, झाग पलवन विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जल और तेल, वो भी कौन सा, चीड़ का तेल। किसका तेल होता है, चीड़ का। क्वेश्चन पूछा गया किस तेल को मिलाया जाता है, तो आप बताएंगे चीड़ का तेल। तो जल लेते हैं और चीड़ के तेल के मिश्रण में हम सांद्रित अयस्क, जो हमारा क्या था यहाँ से प्राप्त अयस्क हुआ था, अब उसको क्या करते हैं, इस मिश्रण में डालते हैं। यानी झाग पलवन विधि, नाम है झाग पलवन, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ झाग बनेगा। तो होता क्या कि जो हमारा चूर्णित क्या था, अयस्क था, अब उसको हमने क्या किया, जल और तेल के मिश्रण में उस चूर्ण को हमने डाला। तो डालने के बाद जैसे ही हमारे अयस्क आए, तो इसमें से धातु जो था तेल से नमी पाकर वो झाग बना के ऊपर जाके इकट्ठा हो गया। और जो हमारे अशुद्धियां थी वो पानी के संपर्क में आकर गल कर नीचे का भी एकत्रित होने लगी। अब हमने क्या किया, इसमें जो है वायु जो था, वायु का झोंका खूब तेज, इसमें हमने क्या किया, वायु का झोंका डाला, इसमें एयर भेजा। उसके बाद जैसे ही एयर भेजेंगे तो इसमें से ज्यादा मात्रा में करेंगे, बबल बनेंगे, और बबल बने तो यहाँ पर झाग बन के हमारे ऊपर क्या जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अब एकत्रित जो हुआ वो हमारा क्या है, धातु है, यानी वो भी शुद्ध रूप से नहीं, उसमें भी कुछ अभी अशुद्धियां हैं, लेकिन जो अशुद्धियां थी प्योर वो नीचे बैठ गई, और हमारे धातु थे वो ऊपर आके झाग बना के तैरने लगे। अब उसको हम क्या करते हैं, छान लेते हैं, जिससे हमारे अशुद्धियां क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं, और हमारा जो धातु था वो शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाता। तो झाग पलवन विधि में लिखना क्या है, लिखेंगे कि इस विधि में तेल, चीड़ के तेल तथा जल के मिश्रण में सांद्रित अयस्क को या चूर्णित अयस्क को डालने पर, और इसमें ठीक तीव्र वेग से एयर यानी हवा को प्रवाहित करने पर हमारी धातुएं जो थी वो ऊपर झाग बना के एकत्रित हो जाती हैं, तथा हमारे हमारे अशुद्धियां जो हैं वो काफी तली में जाके बैठ जाती हैं, और इन झाग को हम छान लेते हैं, जिससे हमारे धातु जो क्या होते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। उसके बाद फिर ये हमें जो प्राप्त हुआ धातु वो भी शुद्ध नहीं है, फिर अगले प्रोसेस में इसको भेजेंगे। तो अगला है चुम्बकी पुरानी चुम्बकी पृथक विधि किसमें अपनाते हैं, तो चुम्बकी पृथक्करण विधि वह विधि है जिसमें जो है कुछ ऐसे हमारे धातु होते हैं जिसमें चुम्बकी गुण तथा अनचुम्बकी गुण दोनों पाए जाते हैं। यानी ऐसे हमारे धातु होंगे जिसमें, यानी ऐसे अयस्क होंगे जिसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ जो है चुम्बकीय गुण रखते हैं, और उसमें कुछ क्या मिल जाते हैं, अनचुम्बकीय होते हैं। तो उनको कैसे पृथक किया जाता है, तो उसे पृथक करने के लिए जो चुम्बकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है आपको एक मिलता है चुम्बकीय चुम्बकीय पट्टी मिलती है। उस चुम्बकीय पट्टी पर होता क्या है, ऐसे होता है चुम्बकीय पट्टी, इस चुम्बकीय पट्टी पर ऐसे चुम्बकीय पट्टी होती है, और यहाँ पर ऐसे आपका बना रहता है, और इसमें जो है अशुद्धि भरा यानी चूर्ण को भरा जाता है। इस चूर्ण को भरा जाता है, इसका नाम है चार्ज। क्या कहा जाता है, कई बार लिखा पूछता है चार्ज क्या है, चार्ज या घान, इसी का कहते हैं, घान भी कहते हैं, घान। ठीक है, तो ये हमारे क्या अयस्क के जो चूर्णित अवस्था में पाया जाता है, चूर्णित अवस्था में कहते हैं, तो उसी को चार्ज या घान कहते हैं। अब इस अयस्क को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो हमारा रोटेशन करता है, ये दोनों क्या करता है, रोटेशन नाचता है। अब ये पट्टा हमारे क्या हुआ, ये धीरे धीरे यहाँ पर हमारे अयस्क गिरते जाते हैं चूर्ण, और ये पट्टा आगे तरफ जाता है। जैसे यहाँ पर आता है तो जो हमारे क्या होते हैं, चुम्बकीय पदार्थ होते हैं वे इधर आ जाते हैं, चुम्बकीय पदार्थ, और जो अनचुम्बकीय होते हैं वे पट्टे से कहते हैं दूर गिरने लगते हैं, ऐसे हो जाते हैं। यानी यहाँ जो हमारे चुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, अणुचुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, उससे दूर होने लगते हैं। इस तरीके से यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा अयस्क था उसमें अशुद्धियाँ क्या हो रही है, दूर हो रही हैं, और जो हमारे धातु हो रही है उसकी सांद्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, धातु यानी जो अयस्क था उसका हमने सांद्रण किया, कौन से विधि से, चुम्बकीय पृथक्करण विधि से। क्या है कुछ चुम्बकीय पृथक्करण विधि, इस विधि में क्या किया जाता है कि चुम्बकीय पट्टी को चार्ज या घान को गिराते हैं, तो ये हमारा चुम्बकीय पदार्थ होते हैं, चुम्बकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, तथा अनचुम्बकीय जो है पट्टे से दूर हो जाते हैं, जिससे हमारा अयस्क क्या हो गया, सांद्रित हो जाता है। अक्सर आप देख सकते हैं जो आप धान कुटवाने जाते हैं तो होता क्या है, जो चावल है वो आपके इस साइड में गिरता है, और जो उसका अन्य यानी कह सकते हैं कि जो कचरा है वो सीधे बाहर जाके गिरता है। इस तरीके से वहाँ चुम्बकीय पट्टे ही लगाए जाते हैं। तो चुम्बकीय पृथक्करण विधि द्वारा आप देख लिए कि ये क्या हो गया, धातुओं का निष्कर्षण हो गया, निष्कासन हो गया। अब अगला प्रोसेस है, अब जो हमारा प्राप्त हुआ है अयस्क का सांद्रण, अब उसको अगले प्रश्न में भेजेंगे। दूसरा प्रोसेस है आपका सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन।
अब जो हमारा सांद्रित जो हमारा अयस्क था हमने साधारण कर लिया, अब उसको किस स्टेज में भेजेंगे, अब उससे भेजने के लिए ऑक्साइड में किससे प्रयुक्त करेंगे, ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाएगा। अब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कुछ न कुछ बनाएगा। तो इसमें जो है सांद्रित अयस्क का साधारण अयस्क में परिवर्तन जो निम्न प्रकार से किए जाते हैं। सांद्रित अयस्क का, ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है या इसके अंतर्गत निम्न प्रक्रम आते हैं। पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भर्जन। क्या है, भर्जन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा बोर्ड परीक्षा में भर्जन के बारे में, भर्जन क्या है, कुछ है नहीं। यानी जो हमारा क्या हुआ था, ऊपर जो हमारा अयस्क को जो सांद्रित अवस्था में मिल गया, शुद्ध रूप से नहीं मिला लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, अब उनको हम धीरे धीरे दूर करेंगे। तो भर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, सांद्रित अयस्क जो हमारा सांद्रित अयस्क था, अब उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर तथा उसे बिना गलाए उन्हें गर्म करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में बिना गलाए उन्हें गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भर्जन की क्रिया में आपको जो धातु है उसको जब आप हीट कर रहे हैं तो उसको गलाना नहीं, यानी उसके गलनांक बिंदु से क्या करना है, नीचे ही हमको गर्म करना। जब ऊपर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अशुद्धि और हमारे धातु के में मिक्स हो जाएंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए जब भी भर्जन की क्रिया बनाई जाती है क्रिया, तो उसमें क्या होता है कि जो धातु का निष्कासन किया जाएगा तो उसमें जो गर्म किया जाता है वो उसका बोल सकते गलनांक बिंदु से नीचे ही गर्म किया जाता है। इसलिए लिखेंगे इसमें जरूरी क्या, वायु की उपस्थिति। अगर वायु उपस्थित नहीं है तो फिर आपका भर्जन क्रिया नहीं होगी। तो भर्जन क्रिया में होता क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनको बिना गलाए गर्म करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। इसमें जो अक्सर जो है सल्फाइड अयस्क, ठीक है, किसका, सल्फाइड अयस्कों का ही भर्जन किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं ZnS, ठीक है, ZnS, ठीक है, 2 को अगर हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्रिया होगा तो Zn हो जाएगा, ZnO प्लस ये क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या ZnS होगा, ठीक है, तो क्रिया करेगा तो SO2 क्या बनाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा और ये हमारा जिंक ऑक्साइड, इसमें अशुद्धियां दूर हो गई। उसी प्रकार PbS क्या है, लेड सल्फाइड है, इसको भी वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये भी क्या होगा Pb, ठीक है, PbO यानी लेड ऑक्साइड और प्लस का SO2 बना के ये उड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको भी आसानी से क्या करते हैं, भर्जन के द्वारा हम निष्कासन कर सकते हैं या भर्जन के द्वारा उनको दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप रहा भर्जन, दूसरा होता है निस्तापन। दूसरा क्या है, निस्तापन की क्रिया है। निस्तापन क्या होता है, तो ठीक इसका उल्टा होता है भर्जन का। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक हेडिंग पूछ लेता है आपसे टिप्पणी करने के लिए। तो निस्तापन क्या है, तो जैसे आप क्या किए थे, भर्जन वायु की उपस्थिति में, इसको बस कह देना कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को हम गर्म करते हैं, वो भी कहाँ, बिना गलाए, यानी बिना गलाए हम क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में। तो इस क्रिया को बोलते हैं निस्तापन। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब यह है कि वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को बिना गलाए गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे कहने मतलब आपका बॉक्साइट है La2O3 इंटू 2S2O, ये आपका क्या है, बॉक्साइट है। अब इसको वायु यानी वायु नहीं रहेगा, इसमें सीधे गर्म कर देंगे और इसको गलाएंगे नहीं तो इसमें जो नमी है वो दूर हो जाएगा, तो हो जाएगा La2O3 और प्लस हो जाएगा H2O, यानी जल हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपका शुद्ध रूप से क्या होगा, अयस्क प्राप्त होगा। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, केवल गर्म किया, गर्म करने के बाद इसमें से क्या होगा, टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्रिया को क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में होता है और इसको जो है बिना गलाए क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, नहीं इसके गलनांक बिंदु से नीचे ही गर्म किया जाता है। उसमें भी क्या होता है, नीचे ही गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें वायु की उपस्थिति होती है और इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आगे जो इसका है पॉइंट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप जो है अगले वीडियो का इंतजार करें। और धन्यवाद आपको, और आप जो है कॉपी चेक जरूर करवा लें।